औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे। आज हमारा ये प्रोग्राम सुबह के इस आगाज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे और सिटी 10 में जनाब वाली और सिटी 10 का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि अब जो है सारी ख़बरों का निचोड़ होता है, सारी गुफ्तगू होती है, आज दिन क्या होने वाला है और क्या क्या होगा, और वो तमाम चीज़ें जो अब तक आपकी सुनवाई में नहीं आ सकी हैं, तो ज़ाहिर है हम उस पर भी बात करेंगे। और जब बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाती है, फिर उस पर डिटेल गुफ्तगू भी कर लेते हैं क्या है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी हैं, क्या क्या नहीं होनी है, वाक़ई आया कि इसके ऊपर। तो हमारे साथ जो है एज़ यूजुअल हमारे साथ जो है सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे अपने सुबह के आगाज़ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अशरफ भाई और फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसी जा रही है आपकी एक और मंडे मॉर्निंग? यस अगे एक और मंडे मॉर्निंग, बिल्कुल जी। लास्ट मंडे मॉर्निंग उसमें था। और खैरियत से? अब गला आपका कैसा है? अभी तक वैसे ही दबा देना चाहिए। क्या बात है अशरफ भाई? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? सर करम वालेकुम। सुबह आराम से ज़बरदस्त हैं। रोज़ सुबह काम ऐसा है ना, रोज़ सुबह ताजे बिजनेस सारे मामला। सर क्या कहना सर, और ज़िंदगी यूँ ही है, वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता। सुबह सुबह अच्छा, रात में हमारे कुछ प्लान्स होते हैं और उसके बाद सुबह जब आँख खुलती है तो कुछ प्लान तब्दील हो जाते हैं, और वो हमारे शायद हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं भी होती। सोचता तो इंसान बहुत कुछ है ना, जी हाँ, लेकिन होता वो है जो ऊपर वाला चाहे। और फिर जाहिर है आपकी जब ज़िंदगी शुरू होती है सुबह, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो होती हैं जो अनप्लान्ड शामिल हो जाती हैं, तो फिर उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। हकीकत है। और जो आपके लिए बेहतर होता है ऊपर वाला, वो आपके लिए तरतीब दे देता है, और मेरे ख्याल से सब्र शुक्र करके रास्ते को कर लिया जाए तो अच्छा जी। स्टोरी पे जाएंगे आज की कहानी। आप भी कहानियाँ सुनाएं। आज की कहानी, बचपन में हम छोटे हुआ करते कहानियाँ सुनते थे, और वो जब पीटीवी पे मुसलसल तारा जब आया करते थे, स्कूल जाया करते थे, तो वो ज़माना बड़ा एक स्कूल जाने से पहले वो देखना होता था। खैर, स्टोरी आज ज़बरदस्त है जी, बड़ी मज़ेदार है, थोड़ी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। इस पर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं और क्या हमने सीखा। तो मैं आज आपको स्टोरी जो है वो सुनाने जा रहा हूँ। छोटी सी स्टोरी है, ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे और आपके लिए। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था, और वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और उसको बेच दिया करता था। अच्छे खासे दामों में पैसे कमा लिया करता था, गुजर बसर अपना कर लिया करता था। इस मूर्तिकार का एक छोटा बेटा भी था, और वो भी अपने बाबा के साथ बचपन से ही मूर्तियां बनाया करता था। और वो 10-12 साल का तकरीबन उसकी उम्र होगी लगभग, और वो बहुत खुश था अपने बाबा के साथ। लेकिन हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई, ज़ाहिर बच्चा है, छोटा है, तो फ़र्क आता है। तो फादर जो है उसके बताया करते कि भाई इस मूर्तिकार का बेटा जो कभी भी अपने बाप की बात का बुरा नहीं माना करता था, कि फादर अगर कुछ समझा रहे हैं, वालिद को समझा रहे हैं, तो उसको सुनना है, और अपने बाबा की बात को बेहतरीन अंदाज में सुनता, और अगली बार वो गलती ना हो सके, ताकि उससे ज़ाहिर वालिद है अपने बेटे के लिए, तो इसकी कोशिश करता और वो मूर्ति बनाना जारी रखता। अब धीरे धीरे उसके बाप की मूर्तियों से ज़्यादा उसकी मूर्तियाँ अच्छी बनने लग जाती हैं, और बच्चा बहुत मेहनत लगन के साथ मूर्तियाँ बनाता था। इसकी कमी बेशी जो होती थी उसको उसका बाप जो है वो पूरी कर दिया करता था। फिर कुछ अरसे गुजरने के बाद लोगों ने उसके बनाई हुई मूर्तियों को ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया बनिस्बत उसके फादर के, इनके अब्बा के। मूर्तियों की इसकी मूर्तियाँ ज़्यादा पैसों में बिकने, क्योंकि फादर तो बेच ही रहे थे, सेल कर ही रहे थे, लेकिन जो बेटा बना रहा था उसकी मूर्तियाँ ज़्यादा ज़ाहिर है। और लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वो बच्चा बड़ा होता गया, और बड़े होने के साथ साथ इसका काम भी बड़ा अच्छा होता गया। वो अब अपने बाबा से ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाने लग गया। लेकिन इसके बाबा भी उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ ना कुछ गलतियाँ जो थी वो निकाल दिया करते थे, ज़ाहिर। लेकिन अब उसके बेटे को ये बात जो है वो नागवार लगने शुरू हो गई, मतलब बुरी लगने लगी, अच्छी नहीं लगती थी। इस बनाई हुई मूर्तियों में गलती निकाली जाए और कि भाई मैं बना रहा हूँ। एक दिन जब उसके बाप की उसकी बनाई हुई मूर्तियों में गलती बता रहा था, तो लड़के को थोड़ा सा गुस्सा सा महसूस आया, कि अपने बाप से कहने लगा, अब आप मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कोई खामी है, कोई गलतियाँ ना निकाला करें, क्योंकि मेरी मूर्तियाँ आपकी बनाई हुई मूर्तियों से कई ज़्यादा जो है वो अच्छे दामों में बिक जाती हैं, और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, और मेरी मूर्तियाँ ज़्यादा बिकती हैं। अब इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बेहतर मूर्तियाँ बना रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दिन के बाद से उसके बाबा ने उसको एडवाइस करना छोड़ दिया, और अब वो अपने बेटे के काम में कोई भी गलती या कोई भी गलत हो या कोई ऐसी चीज़ तो वो नहीं बताते थे। अपने बेटे के काम में कोई भी गलत काम हो तो नहीं, चलो जाने दो। कुछ दिन तक तो लड़का बड़ा खुशी से वो मूर्तियाँ बनाता रहा, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसको एहसास हुआ
कि जनाब अली लोग उसके काम की अब तारीफ़ उस लेवल पर नहीं कर रहे जिस तरह वो पहले के बना रहा था, जितने पहले। अब उसी वजह से इसकी मूर्तियों की कीमत भी गिरने लग जाती है। लड़के को बनाई हुई अपनी मूर्तियों को भी खामी नज़र नहीं आ रही, ना ही बात समझ में आ रही थी कि आया गोया कि फिर एक दिन वो अपने बाबा के पास वापस गया और उन्होंने अपने सारी प्रॉब्लम बताई कि बाबा आप इसकी पूरी बात सुन। बाबा ने उसकी पूरी बात सुनी कि बाबा मैं जो पहले जिस तरह कर रहा था तो वो वाली बात अब नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा कि क्या वजूहात है। खैर बाबा ने कहा कि मुझे पता था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे और ये सब प्रॉब्लम होनी थी। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ करती थी, हो जाया करती थी। एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों को देखता था और उनमें से खामियां निकालता था। जब हम खुद मूर्तियां बना रहे होते थे तो हमें इनमें खामियां नज़र नहीं आती। दूसरा हमें देख के बताता है कि हमेशा अपने काम में इम्प्रूवमेंट जो है वो लेने के लिए ज़ाहिर कोशिश जारी रखी जाए। अगर हम अपनी लाइफ में देख लिया जाए कि हमें पता चलेगा कि कोई हमारे काम में कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो हम उस गलती को गलती नहीं समझेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से उसको अगर ठंडे दिल और दिमाग से सोचेंगे तो हमें क्रिटिसाइज़ नहीं, ये हमारी गलती नहीं, बल्कि वो हमें इन्हें पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो वो हमें एक मुस्बत सोच हमें जो है वो मिल रही होती है कि नहीं यार मेरे ख्याल से ये कुछ सही बात कर रहे हैं। अब जब कोई आपके काम को क्रिटिसाइज़ करता है तो उसे एक फीडबैक की तरह समझें, उसको गलती को फिक्स करें कि आया कि मैं कहाँ गलत हूँ और उस चीज़ को मैं अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और ये मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हम जितना सीखते जाते हैं और अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं तो इंसान जो है वो तब भी सीखता है जब वो गलतियाँ करता है और इन गलतियों को दोबारा ना करने की ठान लेता है। तो यही उसकी मेरे ख़्याल से एक कामयाबी है। और ये मेरे ख्याल से सर फ़हीम साहब और अशरफ साहब इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा एक मैसेज है, बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मैं एक सुन रहा था कि किसी ने कहा मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं उसका ख्याल कर लेता हूँ, मैंने उसकी शादी करा दी। कहने लगे क्या तुमने अपना पहला नाम खुद से रखा, क्या पहला कदम खुद से रखा, तो फिर मैं किस बात की आ जाती है। तो वो बात याद रखना मेरे ख्याल से। सर क्या कहेंगे फ़हीम भाई आप इस बारे में? मेरा तो ख्याल ये है कि जो शख्स उस्ताद की और वालिदैन की सख्ती नहीं झेल सकता ना, उसे फिर ज़माने की सख्तियाँ झेलना पड़ती हैं। अल्लाह। तो मेरा ख्याल है यही इस कहानी का जो है वो मरकज़ी ख्याल भी है और यही इससे मैसेज भी है कि हमें अपने उस्ताद की, अपने वालिदैन की बात को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी बेहतरी के लिए कह रहे होते हैं जो भी कह रहे होते हैं। और ये एक आम सी बात है इस बच्चे ने की अपने बाप से एक मौके पे आके जो है उसने एक तरह का आर्गूमेंट किया, तो ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है, हम कर जाते हैं। लेकिन इससे भी एक सबक मिलता है आगे जाके कि अगर आप जो हैं बताई हुई राह से हट रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आपको जो है वो ज़माने की सख्ती फिर झेलनी तो पड़ेगी। तो इट्स अ नाइस स्टोरी और मेरा ख्याल है कि सुनने वालों को एक अच्छा मैसेज मिला है इस स्टोरी से। अशरफ भाई आप सुन के क्या महसूस होता है, क्या फीलिंग महसूस अगर देखें हर शोबे का देखें, जैसे हमारा शोबा भी देखें तो हमारे यहाँ रोज़ हम आते हैं, रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ हैं, कलम है, उनकी आवाज़ बनते हैं, जो इश्यूज़ बताते हैं वो हम आगे जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हम कोई चीज़ सिखाने के लिए आगे आता है तो मैं आ जाती है। अब इसमें जो मैं है, जैसे आपने भी बताया है कि वो तो मैं हटाना पड़ेगा। लोगों के साथ अगर हमें चलना है, सबके साथ चलना है तो हमें मिलजुल के चलना होता है और हम सीखते रहते हैं। ज़िंदगी है ही सीखने का नाम। और अगर हम कहें कि सब कुछ मैं हूँ, ये नामुमकिन है। नामुमकिन हकीकत है, मैं कुछ भी नहीं है और इंसान बहुत कुछ कर सकता है मिलजुल। जिस तरह फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बचपन छोटे होते हैं, अब्बा की सुनते हैं, अम्मा की भी सुनते हैं, बड़े भाई की भी सुन रहे होते हैं, और हम चाहे बड़े भी हो जाए, मैं समझता हूँ कि बड़ा भाई है, वालिद के जो कह रहे हैं, जो बड़ा भाई आपको समझा रहा है, इवन कि मैं समझता हूँ सर कि कुछ छोटा भी अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है ना, तो वो उसको ये ना सोचिए कि नहीं कि ये छोटा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा सॉरी टू से थोड़ा सा फीलिंग ऐसी आती, नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो ज़्यादा कदर बेहतर है। लेकिन नहीं, ऐसा जहाँ सीखने सिखाने का मौका मिल रहा है उसको सीख लीजिए, क्योंकि आज इंसान की नेचर ये है कि वो दूसरे के तजर्बे से नहीं सीखता। जी हाँ, वो खुद तजर्बा करना चाहता है। सर ये इंसान की नेचर है। वो कहता है कि जब तक मैं खुद, अच्छा ये मुझे बता तो रहा है लेकिन उस पर चूँकि बिलीव नहीं है, हाँ, जी तो आप जो है खुद जो है वो करना चाहते हैं और फिर आप कहते हैं कि हाँ हुआ गलत लेकिन मैंने सीख लिया। अब सीख, तो ये बेसिकली इंसान की नेचर है और इसके मुताबिक इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। हमें दूसरों के तजर्बे से ज़रूर सीखना चाहिए और इसीलिए कहते हैं कि अपने माजी से भी सीखना चाहिए
और अपने माजी में जो कुछ आपने तजर्बात किए उनसे आप अपने मुस्तकबिल की राह का तयन करें, हाल को उसके मुताबिक रखें और दूसरों के तजर्बे से ज़रूर आपको एक अच्छा सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। क्या बात है जनाब अली, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए और समझ लीजिए ना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पॉजिटिव सोचिए और ज़िंदगी बहुत अच्छी बात की जनाब अली। चलते हैं जनाब अली अब अपनी स्टोरी की जानिब, ख़बरों की जानिब चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सहाफ़त की हैसियत रखते हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, तो ज़ाहिर है अब जो मैं ख़बरें जो है जो आपकी निगाह से गुजरी ना गुजरी तो हम उस पर थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं सर, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छा जी, कराची शहर को महफूज बनाने के हवाले से सेफ़ सिटी मंसूबे के लिए 3 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो जारी कर दी गई है। सर 3 अरब रुपए, देखें ये अब तो खैर किसी हद तक पुरानी ख़बर हो गई और इसमें जो असल ख़बर है वो ये है कि जो 1 साल के अंदर कहा जा रहा है कि इसका पहला मरहला जो अमल कर लिया जाएगा, ये एक अच्छी ख़बर के तौर पे मैं इसे इसलिए ले रहा हूँ कि हम सेफ़ सिटी के हवाले से बहुत अरसे से जो है वो बातें सुन रहे हैं। कम से कम हमें 15 साल तो हो गए ये सुनते हुए और 15 साल की ही जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत भी हो चुकी है, 16वां साल उनका चल रहा है। इन 15 सालों के दौरान जो है वो मुतादिद बार सेफ़ सिटी बनाने की बातें हुई और फिर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फ़ाइल जो है वो सुर्खफीते की नज़र हुई है, क्या हुआ, लेकिन हो गई। इसके बारे में बताया तो ये जाता है क्योंकि पुलिस अफसरान ख़ास तौर पे जो है या अफसरान जो हैं वो नैब के डर से सेफ़ सिटी की फ़ाइलों पे दस्तखत नहीं किया करते थे और उसकी वजह से मंसूबा जो है तकरीबन सर खाने की नज़र था। और इस दौरान जो है इस शहर में दहशतगर्दी भी बहुत हुई, इस शहर में किडनैपिंग फॉर रैंसम भी बहुत हुई, इस शहर में एक्सटॉर्शन भी बहुत हुई और फिर सबसे बढ़कर इस शहर में स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। और इस स्ट्रीट क्राइम के दौरान जो है वो इस शहर में नौजवान, चाहे वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हो, स्कूल का नौजवान, स्कूल का बच्चा हो, औरत हो, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, नेवल ऑफिसर्स हों, बहुत लोग मरे हैं। सही। लेकिन हमने उसकी संगीनी को नहीं महसूस किया और हमने इसकी ज़रूरत को नहीं महसूस किया कि ये बहुत ज़रूरी है। निगरान हुकूमत के दौर में जो अभी निगरान हुकूमत थी आखिरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब वाली, उसमें जो है इसके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टेप्स लिए गए और इन दी एंड ये तय पाया कि NRTC जो है हमारा, उसके तहत जो है इस मंसूबे को शुरू करके जो है मुकम्मल किया जाए। इससे पहले यही होता था कि जी कोई बाहर से कोई कंपनी आएगी तो उसमें वो किक बैक्स के मामलात ना आ जाएं, कमीशन के मामलात ना आ जाएं, फिर नैब की फ़ाइलें ना खुल जाएं। तो NRTC जो है वो एक तरह से कौमी इदारा ही है ना होते हुए भी, तो वहाँ पे बेसिकली अब तय ये हुआ है कि जनाब NRTC जो है ये पहला फ़ेज़ मुकम्मल करेगा और इस पहला फ़ेज़ के दौरान जो है वो कोई 1500 के करीब शहर में फेस रिकग्निशन वाले कैमराज लगेंगे जो आपका फेस पढ़ सकेंगे और वो लिंक्ड होगा वो सिस्टम जो है वो। जब इसकी इमारत भी जो है वो हमारा जो कराची पुलिस ऑफिस है जहाँ एक दफ़ा अटैक भी हो चुका है उसके बिल्कुल बराबर में इसकी बिल्डिंग भी तामीर हो रही है और वहाँ पे जो सिस्टम होगा वो इन कैमराज से लिंक्ड होगा, नादरा से लिंक्ड होगा और आप जो भी फेस अगर वहाँ पे फौरी तौर पर उस कैमरे की जद में आएगा और वो अगर कोई कल्प्रेट हुआ है तो उसे पकड़ना होगा तो फौरी तौर पर उसका जो डेटा जो है वो सामने आ जाएगा, उसके पूरे शनाख्ती कार्ड का ये जो भी होगा। इसके अलावा जो है इसके तहत जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं, स्मार्ट कार्स ख़रीदी जा रही हैं जो रेड जोन और जहाँ जहाँ ये कैमराज अभी नस्ब होने हैं, जिन एरियाज़ को अभी तक चूज़ किया गया है वहाँ पे ये मूवमेंट के लिए मौजूद होंगी कि अगर कोई कंट्रोल रूम से कोई इत्ला आती है कि फ़लाँ गाड़ी फ़लाँ जगह जा रही है तो स्मार्ट कार जो है फौरी तौर पर उसको फॉलो कर सकेंगे। इसमें और भी कई इसमें चीज़ें हैं लेकिन जो इसमें जिस पे सवाल उठ रहा है आज के दौर में सर, सवाल उठ रहा है, इसी सवाल को हम जो है यही उठाते हैं बाद में वो सवाल बड़ा अहम है क्योंकि वक्फा भी बहुत ज़रूरी है, फिर अशरफ भाई से भी बात करेंगे। तो सवाल क्या है, वो किस बात पर उठ रहा है, छोटा सा वक्फा, सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है और आज सुबह के आगाज़ में आप हमें और आप हमारे साथ और हम थे ब्रेक से पहले और बात हो रही थी फ़हीम साहब से कि वो सवाल जो उठ रहा है, देखिए सवाल ये उठ रहा है बेसिकली सेफ सिटी से मुतालिक कि आपने अभी जो इस शहर में कैमराज लगाना या गाड़ियों की ख़रीदारी या जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं सेफ सिटी के हवाले से पहले फ़ेज़ में आपने जो इलाके चूज़ किए हैं उनके ऊपर शहरियों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि आपने रेड जोन जो है वो तय किया है कि रेड जोन को जो है आप सेफ सिटी बना देंगे। सबसे पहले कराची एयरपोर्ट और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं आप उनको सेफ सिटी बनाएंगे।
तो ये शहर जो है वो 7,000 किलोमीटर पे फैला हुआ शहर है। ठीक। इस शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो रेड जोन में नहीं होती हैं। नहीं होती ना। इस शहर में जो है वो एक्सटॉर्शन की वारदातें रेड जोन में नहीं होती हैं जी। इस सूरत हाल में जो आम आदमी का आज भी जो एक सवाल है वो ये है कि हमें सेफ कब किया जाएगा, हम जो हैं वो कब खुद को महफूज तस्वुर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अब इसका जवाब तो ज़ाहिर है कि हुकूमत यही देती है कि जी हम यके बाद दीगरे जो है वो चीज़ें करेंगे और हर चीज़ जो है एकदम नहीं हो जाती। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि रेड जोन में ऑलरेडी पहले ही बहुत सिक्योरिटी होती है, पहले ही बहुत कैमराज लगे हुए हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है ऑल टाइप के हमारे VVIPs रहते हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, सरकारी अहम सरकारी इमारतें हैं, तो वहाँ तो ऑलरेडी पहले ही सिक्योरिटी होती है। हमें जो है वो किसी एक एरिया को हमें चूज़ करके हमें पहले उसको मॉडल एरिया के तौर पे, मॉडल सेफ एरिया के तौर पे, सेफ सिटी के बजाय सेफ एरिया करके अगर हम चलते तो मेरा ख्याल है कि आवाम में एक एतमाद जो है ना वो बरकरार रहता, पैदा होता। बरकरार रहना तो उस वक्त जब हो तो वो पैदा होता और उसके नतीजे में जो है लोग ये समझते कि दुआएं भी करते और सपोर्ट भी करते गवर्नमेंट को भी कि चलें ये होने तो जा रहा है जैसा भी हो रहा है। तो ये एक मसला है सेफ सिटी के हवाले से। और अभी भी जो है वो पहला मरहला जिसमें सिर्फ पोल्स लगने हैं और कैमराज लगने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये रकम जारी की गई है और इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई ये अब तो 600 अरब पे जा चुका है। इसमें से जो है कुछ रकम अभी जारी हो गई है, कुछ अभी जारी होनी, बहुत बल्कि जारी होना बाकी है। एग्री विद यू सर। अशरफ साहब मुझे बताइए सर कि कहते हैं कि कोशिश तो पूरी वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला देखिए कोशिश की जा रही है कि हम मुकम्मल कर लें। देखिए फ़हीम भाई ने जो पूरा डिटेल बताई कि 15 साल से सुन रहे हैं, 15 साल, क्योंकि हम 15 साल से बजट भी दे रहे हैं। जी जी। जब बजट में आता है तो इसकी कॉस्टिंग हम देखते हैं। अगर आप 15 साल पीछे जाएं जो इसकी कॉस्टिंग थी और 15 साल बाद अब अगर देखें डॉलर उस वक्त कहाँ था अब कहाँ है, जो कॉस्टिंग आप जितना डिले करते हैं प्रोजेक्ट महंगा होता है। आप कराची के कोई प्रोजेक्ट देख लें कितना डिले हो रहा है, उसकी कॉस्टिंग आप हर महीने डाल रहे होते हैं, आपके पास बजट के लिए पैसे नहीं है। अब जैसे फ़हीम भाई ने बताया कि जो सिचुएशन 3 या 4 अरब रुपए दे रहे हैं, अभी पोल लगेगा, वो सारा सिस्टम होगा। आप ये देखें जो IG साहब जो हैं फेडरेशन हाउस कराची चैम्बर आए, वहाँ पे सब ने कहा कि यहाँ मार्केट्स जो हम क्योंकि मैं बिज़नेस देख रहा था 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, सब यही शिकवा करते हैं कि सिक्योरिटी प्लान क्या है आपका। ठीक। ताजिर बरादरी कहती है सिक्योरिटी प्लान, टैक्स तो आप हमसे मांगते हैं, सब चीज़ें बेहतर हैं, मामलात के मुताबिक हैं, सब ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हमेशा आके यही बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप तो आके ये बोलते हैं सब चीज़ें, मगर हमें बताएं ना कि हम किस किस को टैक्स दें, कितना टैक्स दें, हमें सिक्योरिटी आप नहीं दे रहे। अभी लास्ट मतलब के नासिर हुसैन शाह भी आए, फिर शजीर इनाम मेमन भी आए फेडरेशन हाउस, फिर कोरंगी एसोसिएशन में आए, वहाँ सब ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप बताएं सिक्योरिटी के लिए क्या है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा ताजिर परेशान ये है कि बैंक से अगर निकलता है उसके पीछे लग के उनको लूट लिया जाता है। जी। अब यहाँ अगर इंडस्ट्री जोन में बात करें 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, कराची मतलब मुल्क का हब है, यही बोलते हैं ना भाई, और यहाँ पे 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, उनकी सिक्योरिटी क्या है। अब जैसे फ़हीम भाई ने बताया कि पहले मरहले में रेड जोन, तो भाई रेड जोन तो आपको इंडस्ट्री बनानी चाहिए, सही, आपकी मार्केट्स बनानी चाहिए, क्योंकि वो कमा के दे रही हैं इस शहर को या इस मुल्क को जो चला रहे हैं। 55% रेवेन्यू कमा के दे रहा है, कराची कमा के दे रहा है, लेकिन कराची को आज 15 साल से कौन सी हुकूमत है सबको पता है। सब सवाल यही करते हैं कि आप कब करेंगे हमारे, जैसे चाइनीज़ कहते हैं कि पहले हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें 100% से, उसके बाद वो तो सीपैक आपको पता है किसके अंडर में, और वो सारी सिक्योरिटी वगैरह जो है हमें। सर वैसे मुझे भी फीलिंग होती है लाइक जब मैं एयरपोर्ट पे हम जब जाएँ इमिग्रेशन लाइन में, तो जैसे हम अंदर दरवाजे से उधर जाते हैं हम अपने आप को महफूज फील करते हैं। किसी ऐसे इलाके में जाएँ जहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता, वहाँ जाने के बाद भी हम बहुत अपने आप को महफूज फील करते हैं, और एक घर में महफूज फील करते हैं, लेकिन वहाँ भी धड़का लगा रहता है। नहीं वही ना, अब जैसे हमारे यहाँ एक है अजीब सा सिस्टम, में जाता हूँ कभी देखता हूँ तो सोच रहा था क्यों लिखा है, मैंने कहा कभी फ़हीम भाई से पूछूंगा कि देखा होगा आपने कैमरा लगा, नीचे लिखा होता कैमरे की आँख आपको देख रही है। अब ये अजीब खौफ देते हैं, मतलब कि वो कैमरे की आंख देखे भाई, पहले तो कैमरा ढूंढता है ना कि वो कैमरा लगा हुआ कहाँ है या चल रहा है या नहीं ये चल रहा है। मेन ये कि क्विक रिस्पांस टीम बार बार फ़हीम भाई ये इसी बात को फोकस कर रहे हैं कि अगर आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कैमरे लगाएं 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन क्विक रिस्पांस टीम
फर्स्ट उसका मरहला होगा अगर आप कंट्रोल रूम में देखते हैं और उसको अगर चेंज करते, क्योंकि हम लोग के साथ ताजिर उनके खुलेआम पूछते हैं ना, कह रहे हैं कि भाई आप अगर फेस से उसको पहचानेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा 26,000 मुजरिम हैं जो कि केसेस में उसमें हैं, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़, मैं भी हैरान था, कह रहे हैं 26,000 हैं सिंध के, IG सिंध ने बताया। उन मुजरिमों को उनको ट्रेस करने के लिए उन्होंने कहा पहले हमने एक दिया था कि ना चिप लगेगी उनमें और $400 कॉस्ट आ रही है। अच्छा। आप मतलब आप कह रहे हैं जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, आपके पास पैसे हैं नहीं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब एक मुजरिम पे $400 आप लगा रहे हैं, उसको पैसे दे दो भाई कि तुम जुर्म नहीं करो। मेन ये है कि आप अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो सोचें तो इम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो देखें ना आप, 15 साल पहले क्या थी, अब 600 अरब कहाँ से लाएंगे भाई? या पहले ही हमारा दिवालिया हुआ है, हम कर्जे मांग रहे हैं, मतलब 600 अरब, 3 अरब डॉलर बेसिक नेसेसिटी नहीं है हमारे पास, मतलब कहाँ से खुद से तो हम खरीद रहे हैं, पानी हम खरीद रहे हैं, गैस सिलेंडर हम खरीद रहे हैं, बिजली के लिए सोलर हम लगा रहे हैं, जिसपे माजत के साथ वो ग्रॉस वाला मामला, मतलब आप कहाँ सिक्योरिटी के लिए गार्ड आप रखे रहे हैं, अब मतलब फिर कचरा उठाना है तो उसके लिए भी माशाल्लाह जी क्या की बातें करें यार, सुबह सुबह इतनी जो ना ऐसी ओके जी, तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है और तब्दीली में ही है, सॉरी मैं तब्दीली का लफ्ज भी जो ना बड़ा आपने वो मुश्किल क्योंकि ये भी सियासी हो चुका है। ओके फाइन, इसमें एक और खबर जी ऐड करते हैं जी कि प्रोड्यूसर साहब की है कि जी कराची पुलिस की गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो है कामयाब कार्रवाइयाँ हुई हैं जनाब अली, और कराची पुलिस और मुलजमान के माबैन गुज़श्ता हफ्ते जो है वो 22 मुकाबले हुए हैं सर, बड़े कामयाब बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा रहा है मतलब। लेकिन कल की खबरें तो जौहर कॉन्टिनेंटल पे तो हम कुछ और सुन रहे थे, बेचारे की गाड़ी चली गई यार, पता नहीं क्या कुछ हुआ, खैर एक ही जगह। देखें कराची, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि सेफ सिटी के हवाले से मैं बात कर रहा था कि 7,000 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है, 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस शहर में, इस शहर में 100 से ज़ायद थाने हैं, ठीक, इस शहर की पॉपुलेशन जो है वो 3 करोड़ से ज़ायद है। यहाँ पर आप जब एक हफ्ते में 22 मुकाबलों की बात करते हैं और चंद मुलज़िमान की गिरफ़्तारी की बात करते हैं तो बेसिकली आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, उस दिन मैं कमिश्नर कराची से भी कह रहा था जब उन्होंने जो एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि जनाब हमने एक हफ्ते में इतने दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इतना जुर्माना कर दिया, तो भाई इस शहर का को तो देखो ये कितना बड़ा शहर है, इस शहर में ये कार्रवाइयाँ ऊँट के मुँह में ज़ीरे से भी कम है अगर देखा जाए तो, राई का दाना होंगी। और इस शहर में क्राइम का आप ग्राफ देख लीजिए, ऑल टाइप का ग्राफ जो है वो आपका क्राइम का वो आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस सूरत हाल में जब इस नौईयत की खबरें कराची पुलिस जारी करती है ना तो हंसने को दिल चाहता है। आम आदमी के ऊपर आप ये तासुर देना चाहते हैं कि आप क्राइम के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सलाम है आपको, आप कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है वो बिल्कुल ही 0% वो है, कहीं ना कहीं जो सूरत हाल बेहतर भी होगी। लेकिन मैं फिर ये बात कहता हूँ कि आपको एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो आप कर रहे हैं इसका नाम पुलिसिंग नहीं है। पुलिसिंग कतन जो है एयर कंडीशन कमरों में बैठकर करने का नाम नहीं है। आपको अपने घरों से अपने कमरों से निकलना पड़ेगा, अपनी गाड़ियों से उतरकर जो है वो ज़रा चलना पड़ेगा, उसके बाद जाकर जो है वो, क्योंकि जब अफसर जो है वो इस लेवल का हो कि जनाब वो एयर कंडीशन कमरे से निकलना ही ना चाहे तो उसके नीचे SP, उसके नीचे मैं SSP लेवल की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर ये चीज़ें हम अजला की सतह पर बात कर रहे हैं, तो उसके नीचे SP, DSP, SHO, इंस्पेक्टर कोई फिर बाहर नहीं निकलना चाहता। मैंने इस शहर में रिपोर्टिंग करते हुए ये भी देखा है कि इस शहर में एक ऑफिसर हुआ करते थे, उस वक्त कराची पुलिस चीफ का एक ओहदा था, आज भी है, तो तारिक जमील साहब, वो पहला कराची पुलिस चीफ बने थे जब हमने सिस्टम को चेंज किया था। तो उसके बाद जो है वो खुद जो है हर स्पॉट पे मौजूद होते थे। अब जब वो मौजूद होते थे तो ये पॉसिबल ही नहीं होता था कि उनके नीचे जो DIG ऑपरेशन है या उनके नीचे जो SSP है, इवन इलाका SHO को छोड़ दें, जो SSP या DIG ऑपरेशन है वो स्पॉट पे ना पहुंचे, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता था और क्राइम कंट्रोल नज़र आता था। ये होता था कि यार जब इस लेवल का अफसर स्पॉट पे पहुँच गया है तो मैं क्यों ना हूँ। और इसके ऊपर बहुत से अफसरान की सरजनिश भी होती थी कि यार मैं मौके पर खड़ा हूँ, तुम किधर हो, और ये मेरे सामने हुआ कई मरतबा। तो उससे हमने पुलिसिंग को होते देखा और इफेक्टिव पुलिसिंग होते देखा। आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। 22 मुकाबले आप कर रहे हैं, 22 मुकाबलों के नतीजे में आपने जितने लोग भी गिरफ्तार दिखाए हैं ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं आदि क्रिमिनल होंगे, कहीं ना कहीं आप इनको दोबारा पकड़ लेते हैं किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ना वो बाज आ रहे हैं और ना आप घर में बैठकर जो है काम करना, दफ्तर में बैठ के काम करना बंद कर रहे हैं। जो बात है भैया, इससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो फिर दुनिया और भी है और मज़ीद पे बात करेंगे। वक्फा का कह दिया गया मुझसे तो छोटा सा ही लेंगे वक्फे के बाद दोबारा खिदमत होंगे सिटी एट 10।
वेलकम बैक ऑन सेकेंड सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप हैं वहाँ। जनाब आज सब की खबरें, सारे मामलात, ज़िंदगी चल रही है, खबरें शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है थोड़ा चेंज करने का। वही ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, थोड़ी तब्दीली, थोड़ा मूड चेंज करें यार। सुबह सुबह है, सुबह सुबह हल्की फुल्की गुफ्तगू हो, लेकिन सुबह की धूप बड़ी कड़ाके वाली है। तो सर वो अब बिल भी तबीयत से आ रहे हैं। आयमा से बात करें सर, बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आयमा जितना फ्लुएंसी के साथ बोलती है ना, मेरा ख्याल है उनको मिला लेना चाहिए। तो मुझे बताएं कि इस वक्त जो है वो धूप भी माशाल्लाह अच्छी है और गर्मी भी उससे कहीं ज़्यादा हो रही है। और फिर अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और माशाल्लाह तब सब लोग कह रहे हैं सोलर लगवा लें। फिर कुछ लोग कहते हैं यार नेट मीटरिंग में जाते हैं तो वो जो मामला बीच में है वो किस हद तक बेहतर भाई। इसके ऊपर जो है ना पहले अशरफ की सुन लेते हैं। अशरफ भाई क्या कहेंगे सर? वो जो कह रहे हैं नेट पे जा रहे हैं, ग्रॉस पे जा रहे हैं, तो लोग डर भी रहे हैं कि यार अगर मैंने सेल करनी है बिजली अगर बनाकर तो फिर आया कि मैं कैसे करूँगा। देखिए, नेट मीटरिंग का तो आपको नेपरा ने क्लियर कर दिया और तमाम हुकूमत की तरफ से भी आ गया कि नेट मीटरिंग ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। प्रपोजल आए, तजावीज़ आई हैं कि या तो नेट मीटरिंग में, यानी कि अगर आप बिजली बना रहे हो, इजाफी बिजली अगर आप सिस्टम को वापस कर रहे हैं तो वो 22 रुपये पर यूनिट मिलती है। ठीक, तो उसको या तो कम कर दें, 22 से 12 कर दें, 10 कर दें या 15 कर दें। तो सर वो तो मेरे पैसे हैं, मेरी प्लेटें हैं, मेरी कमाई है, सूरज भी अल्लाह का है, तो इसमें कबाहत क्या है? देखें इसलिए कि आपका जो सिस्टम है ना, जो बास्केट कहलाती है मुल्क की जिसमें बिजली बन रही है, तो उस बास्केट में आपके हर तरफ से जो है बिजली बनकर आ रही है, फिर उसके बाद कॉस्टिंग निकलती है। अच्छा। इस वक्त मुल्क में जो बताया है कि मुल्क भर में तकरीबन 1,13,000 लोगों ने जो है ना सोलर लगा ली। अच्छा। जिससे तकरीबन 800 मेगावाट बिजली बन रही है। ओके। और वो जो सिस्टम में आ रही है तो वो आपके सिस्टम से जो है 800 मेगावाट जो बाकी बिजली है पावर प्लांट वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो जब वो इस्तेमाल नहीं होते वो कहलाते हैं कैपेसिटी चार्जेस। अब वो प्लांट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट करनी है। तो कैपेसिटी चार्जेस की अमाउंट अगर बढ़ेगी तो आपको जो सब्सिडी की मद में जो पैसे हैं वो भी देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है। इस वक्त हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम इंडस्ट्रियलिस्ट 18 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं। जिसकी वजह से रीजन में सबसे महंगी बिजली है। अगर आप जो टोटल बिजली है जिसमें जो बिजली का बिल आता है, कोई भी, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, हमारे कैमरा मैन है, कल भी उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा बिल आया, अशरफ भाई वो परेशान है कि मेरा 225 यूनिट आया है और 13,000 रुपये का बिजली का बिल आया है। तो मैंने कहा वो टोटल आप डिवाइड कर दें, अब उसमें जो टैक्स वगैरह ये सब मिला लें तो अब उसकी कॉस्टिंग निकालें कि 43 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट पड़ रही है। यानी कि सरकारी बिजली जो आप यूज़ कर रहे हैं 43, जब आप सोलर से बना रहे हैं तो हुकूमत आपसे कितने की ले रही है? 22 रुपये की। अब इतना बड़ा फ़र्क है। अब आपके पास वो बिजली आप बना सकते हैं सस्ती, तो उसके ऊपर भी हम मसला हो रहा है कि तजावीज़ आ रही है इसको कम कर दो, क्योंकि वहाँ नेट मीटरिंग की जो कॉस्टिंग है और कैपेसिटी चार्जेस की वो कम कर सकें। अच्छा। लेकिन अगर हम देखें और जो जायज़ा हमने जो माहिरीन से पूछा है कि हुकूमत पाकिस्तानी कर नहीं सकती है, क्योंकि ये जो इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो लोगों ने दिया है, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने कहा है 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री में देंगे। अच्छा। अब उसमें क्या है प्लान, उनका प्लान अगर हमें देखें तो ये सोलर पे ही जाने की बातें कर रहे हैं। अच्छा। अगर सिंध की बात करें तो सिंध भी सोलर पे जाने की बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि हम लोगों को बोलेंगे आप अपनी ज़मीन लें, वहाँ पे आप सोलर सिस्टम लगाएं, हमें बिजली दें, ठीक है, और हम आपको उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक। तो अब सिंध जो है इस वक्त थरकोल से बिजली बना रहा है, फिर आपका जो है दूसरा जो सिस्टम सोलर के ऊपर जो हम जा रहे हैं उसके ऊपर बनाएगा, तो जो वो टोटल है सिंध का, जो सिंध की आवाम को जो हक मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये प्लान दिया है। अच्छा। इसी तरीके से नून लीग ने कहा था कि 200-300 यूनिट हम फ्री देंगे। उनका यही प्लान है कि सोलर पे हम जाएं, सोलर पे जाके हम आपको बिजली दें, मगर फिर वहीं पे ये जो प्लान दिया है हम आएंगे फिर टोटल बास्केट पे जो टोटल बिजली बन रही है, आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी 46,000 मेगावाट है, मगर सप्लाई आप 22,000 मेगावाट कर सकते हैं। अच्छा। ये आप सप्लाई भी नहीं बढ़ा रहे हैं और अब आबादी मुल्क की बढ़ती जा रही है। अब अभी जो लास्ट मरदमशुमारी आई है 22 करोड़ से 24 करोड़ पे आप पहुँच गए। ठीक है, और ये बढ़ती ही जा रही है। आसपास के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग, और आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी डिमांड के हिसाब से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर सप्लाई साइड आपने बढ़ा दी ना तो ये लोड शेडिंग का जो इशू है, दीगर इशू हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे कि अगर हम नेट मीटरिंग पे नहीं जाते हैं, सेकंड क्या है, जैसे आपको पता है हाइब्रिड पे, यानी कि आप अपनी बिजली इस्तेमाल करो, खुद बनाओ, खुद इस्तेमाल करो, मत दो सिस्टम में, नहीं दीजिए। अब अगर ये लोग सब कर लेंगे तब भी मसला है। क्योंकि अगर हम देखें मरदमशुमारी के हिसाब से कराची में जो बताया गया 37 लाख मकानात हैं। 37 लाख मकानात अगर अपनी बिजली बनाने लगेंगे तो के इलेक्ट्रिक भी गया। ठीक
ठीक है, अब वो जो बिजली बना रहा है वो कहाँ जाएगा, तो बिजली और महंगी हो जाएगी। तो इसके लिए इनको एक मजबूत प्लान पे काम कर रहे हैं। बजट में इसके ऊपर चीज़ें आने की बातें हो रही हैं, और जो अभी जो प्रपोजल आए हैं फेडरेशन हाउस कराची चैम्बर से, उन्होंने ये कहा है कि 200 यूनिट तक, हम 300 या 600 या 500 पे नहीं, 200 यूनिट तक जो एक मिडिल क्लास जो गरीब तबका है, जो 50,000 से कम माहाना उसकी आमदनी है, उसके लिए आप एक प्लान दें और 200 यूनिट तक की बिजली सस्ती कर दें, जैसे कि आपके सामने कश्मीर सर फ्री कर देनी चाहिए ना। अगर इतना बड़ा सिस्टम लगाएंगे, आस पड़ोस के हमारे ममालिक हमसे अब आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हम दुनिया के लोगों के सामने, मतलब वो कहते हैं हमें अपनी छत दे दो, हम मेंटेनेंस करके हमें तुम इतनी यूनिट, हमारा चाइनीज़ ने हमें इतना कहा कि यार हमसे ले लो, लेकिन वो नहीं कर रहा। भाई हम आस पड़ोस को तो हम मिसाल ले ही नहीं सकते ना, हम क्यों नहीं मिसाल ले सकते कि आप देखें ना, बराबर में ईरान है, वो गैस देने के लिए कब से बैठा हुआ है, वो पाइपलाइन पहुंचा दी, आपके ऊपर 18 अरब डॉलर की पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, मगर हम वो गैस नहीं ले रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके ऊपर गैस वो वाली बात, सॉरी बात, सिलेंडर में आ रही है लेकिन पाइप में नहीं आ रही। अब वो जिस तरह पानी सिस्टम है ना आपका, सिस्टम ये आपका सिस्टम, मतलब 50 साल में आपका वो सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। जो पाइपलाइन 50 साल पहले डाले गए थे वो चेंज नहीं हुए हैं। अच्छा, चाहे पानी का हो, गैस का हो, सीवरेज का हो, तबाह बर्बाद हो गया ना। कराची की बात करें, अब फ़हीम भाई ने जैसे बताया 7,000 किलोमीटर अगर कोई पाइपलाइन भी डालेगा 7,000 किलोमीटर की, वो तो डिपार्टमेंट में बिक जाएगा। जी। हमारे पास पैसे हैं नहीं, और इतना बड़ा शहर है, इसको मेंटेन भी करना है। इवन के मेयर कराची बोल रहे हैं कि एक नहीं कम से कम 3-4 मेयर होने चाहिए। अब उनको पता चल रहा है कि कराची इतना बड़ा है, उनको पहले नहीं पता था। नहीं। अब यही है ना, जो कराची को अगर ठीक करना है, मुल्क का दिल है ये, मुल्क को कमा के देने वाला शहर है ये। सबसे ज़्यादा आपकी जो है मुलाजमत या आपकी जो जॉब्स हैं वो ये शहर देता है, लेकिन इस शहर को देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। लोगों ने फैसला किया कि जी सोलर लगवा लिया जाए, बिजली कहीं आमदनी, ज़ाहिर है एक तनख्वाहदार तबका जो है उसकी इतनी नहीं है, उसकी तो बेसिक ही पूरा होता है कि वो बेचारा महीना मुकम्मल नहीं होता, उसकी तनख्वाह खत्म। अब बात कहने का ये, उन्होंने सोचा कि चलो मैं सोलर लगवा लेता हूँ। लेकिन सोलर में अब आपको क्या लग रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है कि कोई फ़र्क है खरीदो फरोख्त में, आवाम की कुछ ऐसी कोई ताजुर्बे की बात? अब जो नेट मीटरिंग की भी बात करें तो आपको जाती नेट मीटरिंग नहीं मिल जाती है। बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं जो 3 प्लेट, आपको भी पता है 4 प्लेट 2 प्लेट, जो अपनी कॉस्ट कम करें। क्योंकि इस वक्त जो आपकी कॉस्ट है ना, कोई किसी भी घर में अगर जाके या दोस्तों में बैठ के बात करें, इस वक्त पहले हम बात करते थे कि भाई राशन की, हम बात करें बच्चों के स्कूल की फ़ीस की। इस वक्त आप कहीं भी बैठें, दोस्तों में बैठें, तो बिजली के बिल की बात होती है, क्योंकि वो डबल से भी ऊपर चला गया है। सबसे बड़ा 30,000 का बिल आता था, आप यकीन करें 30,000 35,000 का बिल लाख रुपए आ रहा है। अल्लाह। जिसका 5,000 4,000 बिल आता था वो 12,000 13,000 आ रहा है। तो आप सोचें कि वो बंदा मंथली उसके पास इतनी सकत है कि वो 4,000 3,000 का बिल देने वाला 12,000 दे सकता है। एट दी एंड क्या आएगा, कोलैप्स होगा। कोलैप्स का मतलब लोग सड़कों पे आएंगे। जो सिचुएशन है, जब आप बिजली का बिल नहीं देंगे तो बिजली क्या होगी, काट दी जाएगी। अभी हमने लास्ट वीक में किया था, फ़हीम भाई ने कहा कि ये जो मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जैसे कि आपने देखा था मुख्तलिफ इलाकों में जैसे 15-15 घंटे की लोड शेडिंग, तो जो चोरी हो रही है, चोरी क्यों हो रही है? जब बिजली की प्राइस बढ़ेगी तो यकीनन चोरी होगी। आप नहीं रोक सकते क्योंकि वो दे नहीं सकता है, तो बिजली चोरी करेगा। वो ये ना कि आप सिस्टम को ठीक कर लीजिए। वो यानी जैसे फ़हीम साहब ने कहा कि ऊपर वाली मामला जब तक सेट रहेंगे तो नीचे भी सब कुछ सेट रहेगा। मगर आप फ्री सिस्टम भी तो ख़त्म करें ना। आपको पता है जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कितनी बिजली फ्री मिल रही है? सब जजेस, ठीक है, आपके सरकारी 32 इदारे वफाक के, उन सब के मुलाजमीन को जो है फ्री बिजली मिल रही है। और किसके? हमारे टैक्स के 250 अरब रुपए सालाना। अल्लाह अकबर। जनाब अली, वक्फा मैं ज़्यादा नहीं सुन पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। उम्मीद है दुनिया कायम है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर मज़ीद बात करते हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। और ख़बरें हो रही हैं, लेकिन ख़बरों पर डिटेल गुफ्तगू भी हो रही है। कुछ अपनी बात, कुछ आपकी बात, कुछ आप वहाँ बैठें तो आप ज़ाहिर आपसे सुन नहीं सकते हैं, और हम यहाँ उन गुफ्तगू में रहकर जो है कुछ थोड़ा सा। सर, मानसून की जो है वो बारिशों के सिलसिले जो है सुनने में आ रहा है कि उसकी तैयारियाँ बल्दिया उज़्मा ने कहा है कि देखिए 15 जून से जो है वो मानसून का आगाज़ होने जा रहा है। अच्छा। और इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है उसमें तो थोड़ा सा हीट वेव के से आसार हैं जी। और जो कल महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है नेक्स्ट चंद दिनों की, उसमें हमारा जो सिंध है ख़ास तौर पे, उसमें जो इस वक्त नॉर्मल दर्जा हरारत है उससे मुख्तलिफ़ इलाकों की बात हो रही है, उससे बाज़ इलाकों में 6 से 8 डिग्री ज़्यादा दर्जा हरारत होने जा रहे हैं।
बाज़ इलाकों में 4 से 6 डिग्री ज़्यादा होने जा रहा है, बाज़ में 2 से 4 डिग्री ज़्यादा होने जा रहा है। तो ये मामूल से ज़्यादा गर्मी जो है अभी हमें इन दिनों में नज़र आ रही है। अब ऐसे में जो है अगर ये ख़बर आ जाए कि आसमान से जो है वो रहमत, बारान रहमत बरसने वाला है, तो अच्छी ख़बर समझी जाती है। तो मॉनसून, लेकिन एक अच्छी ख़बर इस हद तक तो ज़रूर है कि शायद गर्मी जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन मॉनसून कौन से शहर के लिए जो है वो कोई रहमत बनता है, ये भी तो एक जहमत बन जाता है। हमारे यहाँ जो इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी देर पहले अशरफ भी बात कर रहे थे जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो चुका है जी, ऑल टाइप का। अगर आपकी जो सैवरेज लाइंस हैं वो उनका इतना बुरा हाल है कि वो जो नॉर्मल जो हमारी, चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और जो कंक्रीट का जंगल जिस तरह से हमारे यहाँ जो है हम यूँ बढ़ गए, यूँ फैलने के बजाय हम यूँ फैलें, तो उसके नतीजे में जो हर किस्म की हमारी यूटिलिटीज़ के ऊपर जो एक प्रेशर आया है, उस कुछ ऐसा ही प्रेशर हमारी सेवरेज लाइंस के ऊपर भी आया। फिर हमारे यहाँ मंसूबे शुरू हो जाते हैं, मंसूबे मुकम्मल नहीं होते। हमने S3 के नाम से जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम जो है वो शहर का सेवरेज जो है वो S3 से गुजर कर साहिल तक पहुँचेगा। फिर हम ट्रीटमेंट प्लांट्स हमने लगाने की बात की थी कि हम उन ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसे जो है ट्रीट करेंगे, उसका पानी जो है हम कहीं शहर के कहीं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। वो सब कुछ रुका हुआ है। लियारी नदी के साथ साथ जो S3 का एक पूरा प्रोजेक्ट होना था वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसको भी K4 की तरह कई साल हो चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा का अरसा इस बात को हो चुका है। तो अब अगर मानसून में फिर नाले हमारे यहाँ माशाल्लाह से वो नहीं साफ़ होते। हम योमिया इस शहर में 14,000 टन कचरा पैदा होता है, इसमें से सिर्फ 7,000 टन उठ पाता है। 7,000 टन वहीं पड़ा रह जाता है, उसमें अगले दिन फिर मज़ीद 14,000 टन ऐड हो जाता है। ये कचरा जो है वो नालों में जाता है, नाले चौक करता है। बारिशें होती हैं, मानसून आता है तो ये नाले चौक होते हैं, पानी जो है वो जमा हो जाता है सड़कों पर। सड़कों पे जो आपने नई सड़कें बिछाई होती हैं वो उखड़ जाती हैं, वो डूब जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, घरों में पानी भर जाता है। तो मानसून कौन सा हमारे लिए। लेकिन अनवर बलूच साहब ने कहा है कि जून के पहले हफ्ते में जो है वो हम नाले वगैरह चीज़ को बेहतर साफ़ करें। देखिए हर साल ऐसी यही बातें होती हैं। पिछले साल तो DCs को जो है वो बड़ा हैवी बजट मिला था सिर्फ नालों की सफाई के लिए, और हाल ये था कि बारिशें हुई और फिर वही हुआ जो शहर में होता है कि फिर शहर डूब गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला अपने रहमो करम फरमाए। अब बारिशें हैं, सही कहा फ़हीम साहब ने। सर आगे बड़ा कम है, एक्सपो सेंटर कराची में जो है सर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की नुमाइश का आगाज़ जो है वो होने वाला है, हो चुका है। तो सर इस पर क्या पाकवील जो है कि जानिब से सजाए गए इस मेले में जो है बड़ी तादाद में मुनफरद मॉडल्स की खुसूसी गाड़ियाँ जो है क्या फ़रोख्त होंगी, इसमें आप भी जो है फैमिली मेम्बर्स भी होंगे। चलें ये भी एक अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया कि जो ब्रांड न्यू नहीं ले जा सकता गाड़ी, तो वो इस तरह गाड़ी ख़रीद सकता है। अब तो गाड़ियों की कीमतें देखें तो ब्रांड न्यू तो आप सोच ही सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं तस्वीरों में। ठीक, नॉर्मल गाड़ियों की अब जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं वो भी अब पहुँच से दूर है, लेकिन ये है कि ये एक ब्रांड है और ये एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के जो कंपनियां होती हैं उन्हीं से ये करने के बाद हो जाता है और कस्टमर को पूरी सर्विस। अब पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची में अगर आप इतवार बाज़ार या उधर से गाड़ी ले लें तो वो ढूंढते रह जाएं किसके ली क्या ली। वो वहाँ पे पूरा कस्टमर की सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट देखते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड गाड़ी किसके नाम पर है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी होती है। गाड़ी जो है मतलब कि प्रॉपर रजिस्टर्ड कि उसकी डॉक्यूमेंट होती है गाड़ी, मतलब कस्टमर को हर तरफ से सर्टिफाई करने के बाद जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके चार्जेस लेते हैं। अब गाड़ी का इंजन से लेकर सब उसकी वो भी देते हैं कि आफ्टर सर्विस जो है हम उसकी गारंटी भी लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ देते हैं, जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है। तो एक ही है कि अच्छी सर्विस है, और यहाँ जो जिनका बजट आउट हो गया नई गाड़ी से तो वो इस्तेमाल शुदा फ्यूचर में भी जो मौजूदा बजट इंशाल्लाह उससे क्या उम्मीदें हैं, कुछ है बजट में? ये है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पे कह रहे हैं कि उसकी जो है 3 साल की लिमिट वो बढ़ा के 5 साल कर दी जाए कि अगर 5 साल की पुरानी गाड़ी लेंगे उसकी प्राइस कम हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें छोटी मतलब कि आप 1000 सीसी से नीचे गाड़ी जो आजकल आ रही है 660 सीसी, और जैसे वो ऑल्टो की बात करते हैं वो भी अगर देखें तो वो भी 30 लाख के करीब पहुंच गई है। अब वही अगर आप यूज़ मंगाते हैं और अगर 3 साल के बजाय जो अभी लिमिट है 3 साल तक की वो 5 साल पे अगर कर देते हैं, तो हमने अभी लास्ट वीक में किया था सैटरडे को, तो उन्होंने बताया वो प्राइस जो है इस्तेमाल शुदा जो है 20 लाख से कम की पड़ेगी कॉस्ट। तो आवाम को एक लिमिट मिल जाएगी कि भाई अगर आप नहीं है 20 लाख के इस्तेमाल शुदा के बजाय आप इस्तेमाल शुदा जो
इम्पोर्टेड कार जो है यूज़ करें, जो सब यही कहते हैं कि लोकल से बहुत अच्छी होती है इम्पोर्टेड कार। हाँ सही कह रहे हैं। चलिए जी सर, ज़ाहिर है हर इंसान की एक अपनी साथ है, एक लिमिट है, और हर इंसान जो है चाहता है कि हर चीज़ अच्छे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह शुक्र भाई और फ़हीम भाई, आप दोनों का। आप तशरीफ़ फरमा हुए और हमने खबर के ऊपर अच्छे से आपने लोगों को बता दिया भाई ये मामला है। थैंक यू, अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे, कामयाब करें। जनाब अली, आज की अब तक की जो खबरें थी हमने कोशिश हमारी यही होती है हमारी पूरी टीम की कि हम जिस हद तक जो है वो चीज़ों को अच्छे से आप तक पहुँचा सकें, तो ताकि आपके लिए भी तो कोशिश हमने कर ली है, बाकी ऊपर वाला है। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है, वक्फ़े के बाद जो है मुख्तलिफ़ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, फिर हमने बात करनी है, डिटेल बात करेंगे। सोलर हर बंदा लगवाना चाहता है, और फिर और दीगर गुफ्तगू हैं, तो क्या उसकी रेंज है, क्या प्राइस हैं, कितने केवी से कितने केवी के आजकल क्या रेट चल रहे हैं, और क्या तरीक़ेकार है। ओरिजिनल जेन्युइन प्लेट्स की अगर बात कीजिए, सोलर प्लेट्स, तो उसके ऊपर भी डिटेल हम बात करेंगे, और दीगर फिर और ख़बरें भी ऐड करते रहेंगे आज की खास चीज़ों में। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा दरख़त होकर सिटी आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, ब्रेक से पहले हम तमाम वो सारी ख़बरों पे डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जिन ख़बरें जो हमारी आंखों से इधर उधर हो जाएं, जो हमारी सुनवाई में ना सकें, तो हम सोचते हैं कि चलो यार कोई ऐसी ख़बर या तस्दीक शुदा ख़बर जो होती है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर लें, और फिर उस पर डिटेल बात करके आप तक हमारी कोशिश होती है। सिटी 10 हमारा प्रोग्राम है, और C21 पे आप हमारी ये खुसूसी नशरियात जो है रोज़ाना की बिना पर देखते हैं, 20 हफ्ता। अच्छा, अब बात हम कर रहे हैं कि ज़ाहिर है हर तरफ जो है एक इन्फ्लेशन का भी वक्त है, चीज़ें हैं अप एंड डाउन हो रही हैं, और जैसे हमें ब्रेक से पहले थे हम सोलर की बात की कि लोग जो हैं अपनी तनख्वाहदार तबका जो है वो ज़ाहिर कहीं ना कहीं से अपनी बचत कर रहा है, किस तरीके से अपने घर को चलाया जाए। ज़ाहिर है फ़ीसेस, बच्चों की फ़ीसेस भी आ जाती हैं, किचन आपका है, फिर आपकी जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं अपने आप को कि यहाँ हम कट कर सकते हैं अपनी सैलरीज जो है। मैं समझता हूँ जितने आपके पैसे होते हैं या जितनी आपकी आमदनी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसके अंदर जो है वो बरकत डालते हैं, और उसमें बआसानी जो है वो पूरा हो जाता है। और बस बात ये है कि अगर हाँ उससे कहीं ज़्यादा वो क्या, तो ख्वाहिश तो खैर हो ही सकती है, उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि जब ख्वाहिशात पर हम आते हैं तो फिर वो चीज़ें भी आपको कम लगने शुरू हो जाती हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, और फिर ज़ाहिर है घर का बजट भी है एक अहमियत का हामिल। ज़ाहिर है घर चलाना खातून खाना का काम और सारी चीज़ें, फिर मर्द हज़रात बाहर जाते हैं, सुबह से शाम का सफ़र मुकम्मल करते हैं, और फिर बच्चे इंतज़ार करते हैं कि बाबा आएंगे, और फिर उसके बाद हम मज़ीद घूमने जाएंगे। तो ज़ाहिर है फिर पेट्रोल की प्राइसेस का हाई होना, फिर उसका फ़र्क ज़ाहिर और चीज़ों पर भी पड़ता है। फिर ज़ाहिर है किचन से रिलेटेड जितनी भी आपकी खाने पकाने की अशिया हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस जो है एज़ कम्पेयर टू, अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि यार पहले तनख्वाह बच जाया करती थी, लेकिन अब तनख्वाह कम पड़ जाती है। तो ज़ाहिर वो अफराद जो वाक़ई कफ़ायश शायरी के साथ चल रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा वो वाले मामला, जो बचत वाले मामला तो नहीं थे कि वो आप समझते हो कि यार शायद मैं कुछ बचा पाऊँ, कुछ सेविंग कर सकूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद लाख 1.5 लाख वाला बंदा आप जो है वो कुछ सेविंग की तरफ होगा, क्योंकि अगर आप मखसूस उसमें चलते रहिए, एक ख़ास बजट बना के भी चलें, तब भी मैं नहीं समझता कि आप कुछ बचा पाएंगे। फिर बहुत से लोग कहते हैं चलो यार कमेटी डाल ली जाए, चलो यार आज फ़लाँ जगह इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, तो मेरे ख्याल से कदरे बेहतर होता है कि शायद कुछ वहाँ से अप हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं चलो यार हमारा बच्चा आज पढ़ गया तो क्यों ना हम बाहर का रुख कर लें, कहीं अपने एक बच्चे को बाहर भेज दें ताकि घर चलाना हमारे लिए और आसान हो जाए। फिर बात करते हैं सरकारी एतबार से, जो रिटायरमेंट के अफराद जो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं या पढ़ चुके होते हैं, तो ज़ाहिर है हर बाप की ख्वाहिश, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे पोजीशन पे, अच्छी अच्छी जगह पे जो है वो सेटिस्फाई, मतलब हर जगह सेट हो जाए। खैर, लेकिन बात यह कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखिए और सब्र शुक्र करते रहिए। मैं नहीं समझता कि शायद कुछ ज़िंदगी मुश्किल बहुत आसान है, जो है इस पर तवक्को कीजिए, इंशाअल्लाह ताला उस पर पूरा होगा। चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ख़ास गेस्ट होंगे, लेकिन वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर छोटा सा एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा खिदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है, और वक्त गुज़रता जा रहा है, और ये गुज़रा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो जो वक्त लम्हा आपको मिल जाए उसको हंसी मुस्कुराते हुए गुजार दीजिए, और जो लम्हे में जो आपको काम करने हैं उस लम्हे पलक झपक में कर डालीजिए, क्योंकि वो फिर शायद बोलेंगे अरे यार वक्त तो निकल गया,
तो वक्त रुकता नहीं है, तो जो अवेल करने का टाइम है तो उसको अवेल कर लीजिए और सबके साथ रह के ज़िंदगी गुजार लीजिए। ये ना कि जनाब एक उस कमरे में एक उस कमरे में। और फिर बात आती है घर के बजट की, जैसे मैं वक्त से पहले था कि ज़ाहिर है कि घर का बजट जो है वो आज के इस दौर में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। मतलब एक आम सी एक हांडी को तैयार करने के लिए जो एक ज़माने में कम चीज़ें सस्ती मिल जाया करती थी, आज वो डबल तिबल प्राइस पर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। मतलब 1000 रुपये का नोट तो कोई अहमियत का हामिल ही नहीं है, मैं समझता हूँ। बल्कि 5000 का नोट भी जो है शायद ही कहीं वो आता है और निकलता है, पता नहीं चलता कि यार 5000 का नोट मैंने भी निकालता, वरना यकीन जाने कि 100 रुपये की एक ज़माने में 50 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी। खैर, आज इस टॉपिक पे हम थोड़ा डिटेल बात करेंगे। किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ टेलीविज़न की जीनत बनती रहती हैं, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में जाती रहती हैं। आज इन्होंने भी हमें इज़्ज़त बख्शी है कि हमारे इस सिटी 10 का हिस्सा बनी है। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, बस मज़े में हैं, समझे कि बस चल रहा है वक्त और हम भी चल रहे हैं साथ साथ। क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको यूं ही चलाता रहे, सेहत और सब मुल्क को भी, और यूं ही आप मशवरे लोगों को देती रहें अच्छे, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त और हालात तब्दील होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब दिनों में पहले तो होता था कि और वक्त बहुत ठहर कर चलता था। अब आप देखें, आज आया वेडनेसडे, थर्सडे, फिर संडे आया, फिर संडे आया, एकदम देखें संडे आ गया, अरे आज फिर संडे है, तो पता चलता हाँ भाई आज संडे है। कितनी जल्दी वक्त गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है। तो उसके साथ साथ हम लोग जो है सुस्त होते जा रहे हैं, उतने एक्टिव नहीं है जितना हमारा पेस ऑफ टाइम जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उतने एफिशिएंट नहीं रहे, हम उतने एक्टिव नहीं रहे। और हमारा फिर जाहिर है जब काम पीछे जाएगा तो फिर हम इनएफिशिएंट होंगे तो हमारा हर चीज़ पीछे ही चली जाएगी। एग्री। मिसाल आजकल जो है वो तनख्वाहदार तबका जो है वो सबसे ज़्यादा जद में आया महंगाई के, और फिर इम्पैक्ट पड़ता है। अब ज़माना एक चेंज हो गया ना, लेकिन पहले होता था कि एक कमाता था और सब खाते थे। आज हर कोई कमा रहा है लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है, फिर भी रो रहे हैं। एक कमाता था, उसकी कमाई में अल्लाह ताला ने बरकत दी हुई थी। आप ये देखें कि घर में ये नहीं कि सिर्फ आटा सालन रोटी आती थी, शाम को वालिद साहब आते हुए फ्रूट भी लेकर आ रहे होते थे, अच्छे केले, कभी अंगूर का मौसम हो अंगूर, शाम को आम भी आ रहे होते थे, कभी कभार चाय के साथ समोसे भी आ रहे होते थे। दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। 50 या 40 रुपए का तो एक समोसा हो गया। अल्लाह। अब आप ये सोचें कि क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या शाम को बिस्किट 10 रुपए का अच्छा खासा बिस्किट, अच्छा मोटा पैकेट आ जाता था और बच्चे को बहलाने के लिए 10 रुपए का बिस्किट ले लेते थे। अब 10 रुपए का बिस्किट लो तो उसमें छोटे छोटे से 3 बिस्किट होते हैं। बच्चा रोता हुआ भी नहीं बहल सकता कि उसका पेट में कुछ जाए। एक 10 रुपए के बिस्किट में अच्छा खासा बिस्किट्स होते थे, डबल 4 बिस्किट होते थे, जी। सैंडविच बिस्किट्स, क्रीम बिस्किट्स, तो उसका पेट में कुछ जाता था तो उसको सब्र आ जाता था अगर उसको भूख लग रही होती थी। बाबा ऑफिस से आते थे तो आवाज़ पे बाबा आएंगे, तो बाबा आते थे बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेकर आते थे। नहीं, अब बाबा को भी सोचना पड़ता है कि यार मैं घर की ग्रॉसरी पे ज़्यादा करूं, मैं बिजली का बिल को देखूं, मैं अपनी मोटरसाइकिल का पेट्रोल देखूं, मैं बच्चों की खुशी में कहाँ जाऊँ, तनख्वाह कम पड़ रही है। हाँ, तो उनके सुने बच्चों के फीस, बच्चों की किताबें, बच्चों के पेन पेंसिल्स, और फिर स्कूल्स के कंपटीशन, स्कूल में वो कई चीज़ें देख रहे हैं। कोई रात को कह रहा है कि हम वहाँ गए थे, तो बच्चे के दिमाग में ड्रिल हो गया। बच्चा तो माँ बाप को तंग करेगा, नहीं जी वहाँ का पिज़्ज़ा खाना है, नहीं जी वहाँ के टिक्के खाने हैं। तो ये कोई टिक्के इतना मजाक थोड़ी, 500 का एक टिक्का आ रहा है। एक ज़माने में 50 रुपए का टिक्का होता था। जी। अब आप सोचें कि कहाँ चीज़ें जा रही हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, क्या होगा इस दुनिया में, क्या होगा। मैं तो बस सोचती रहती हूँ कि अब हम कितने अंडर नरिश्ड हो जाएंगे। जब हम अंडर नरिश्ड होंगे तो हमारा ब्रेन भी उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को भी एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी पूरी बॉडी को भी एनर्जी नहीं मिल रही जो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए थी। जैसे हम उठते बैठते गाजर मूली भी खाते रहते थे, आता था सौदे में, सब्जी में, अम्मी नानी काट रही हुआ करती थी और वहीं हम खा लिया खाते रहते थे। साथ में गाजर मूली या रायते में बन रही होती थी, ये चीज़ें डल रही होती थी, फाइबर फूड्स ऑफ कोर्स। एंड दही का रायता भी, गर्मियाँ होती थी तो ज़रूर थोड़ा सा ये क्या नाम दही क्यों ना आए,
उसमें लौकी या कुछ भी ऐड कर लेते थे, आलू ऐड कर दिए या लौकी या खीरा ऐड करके उसको एक डिश बना ली, तो खाने के साथ साथ थोड़ा हम लोग वो ठंडा होता है तो दही भी खाते थे। अब दही इज़ नाउ अब टेबल से वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 80 रुपये 100 रुपये पाव जब हमारा दही आएगा, हम बच्चों को दूध दही मेन इंग्रेडिएंट्स जो बॉडी को नीडेड एंड कैल्शियम विटामिन डी फॉर योर ग्रोथ, जब आपको यही चीज़ें नहीं मिल रही तो ये भी अब रायता जो हमारे एक लाजमी जुज़ होता था गर्मियों में दस्तरखान का, एक पाव दही लेते थे उसको एक डिश बना लेते थे ऐड चीज़ें करके। तो अब हम वो नहीं कर सकते। सलाद बना के रख लिया करते थे। हाँ, सलाद बना लो बेटा, अब वो प्याज का सुनते हैं, टमाटर के प्राइस का सुनते हैं, बेटा रख लो कल 2 टमाटर हांडी में डल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही है। अब मत सलाद में नहीं डालना बेटा, कल क्या खाएंगे फिर हांडी में, कितना क्या करेंगे। हस्बैंड की तनख्वाह पूरी सुने, मैं कुछ कर लेती हूँ घर बैठ के, सिलाई कढ़ाई कर लूँ। 240 रुपये किलो जब आपके प्याज होंगे, 200 रुपये किलो टमाटर होगा, तो आपकी हंडिया तो 1000 से कम में नहीं बनने की, वो भी बस मामूली हंडिया। तो अब आप ये देखें कि खाना ही इतना महंगा बन रहा है, फिर ऊपर से अगर आप सस्ती रोटी कर रहे हैं 20 रुपये 25 से 20 रुपये का नान कर रहे हैं, तो वो पापड़ कौन खाएगा। और उसमें भी कई ज़्यादा सोडा का इस्तेमाल, आटा तो कम है, सोडा ही सोडा है। सोचें कि इससे अच्छा तो भाई 25 ही कर लो, कोई एक रोटी हम कम से कम अपना पेट तो भर लेंगे। अच्छा मिसेस खान, इसमें मैं देख रहा था कि आपकी इसी बात से, नान वाली बात से, एक तो माशाल्लाह गैस पहले ख़वातीन कुछ करती थी, सिलाई कढ़ाई कर लिया, कुछ वक्त मिल गया, अब बेचारी इस कैलकुलेशन में रहती हैं कि यार वो बच्चे ने आना है तो गैस भी चली जाएगी, तो मैंने खाना, हस्बैंड ने आना है शाम में तो गैस ना चली जाए, तो अच्छा सुने वो गैस चली गई, आप रोटी लेते हुए आएगा, एक और बजट बढ़ गया इसमें भी, मैं समझता हूँ। नहीं, जो जिनको टाइम मैनेजमेंट का जिन औरतों को पता है ना जी, वो जब गैस होती है वो रोटियां पकाकर रख लेती हैं आराम से, ठीक, रोटियों के बॉक्सेस में रोटियां बनाकर रख लेते हैं, ताकि इतनी महंगी रोटियां, इतने जिनका कुनबा बड़ा है, फैमिली बड़ी है, तो इतनी रोटियों का तो बहुत फिर एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो रोटियां बाज़ औरतें सुबह ही बना कर रख लेती हैं दोपहर के लिए भी, फिर शाम को आती है, तो फिर शाम को जब आती है गैस, हम तो ऐसे ही करते हैं, रोटियां बनवा कर रख लेते हैं, सालन बना हुआ होता है। तो आप ये भी तो देखें ना कि हाँ टाइम से अब आप अपना तो काम कर लेना, ये क्यों सोच रहे हैं कि अच्छा इतने बजे चली जाएगी, क्या इतने बजे जाके रोटियां पकाएंगे। लास्ट मोमेंट जो हमारा अक्सर हर चीज़ें लास्ट मोमेंट पे ही होती हैं। नहीं खैर, औरतें वाइज होती हैं, औरतें वाइज होती हैं, जिनको अपने बजट का पता हो, जिनको अंदाज़ा होता है कि ये 150, 200, 300 की रोटियां आएंगी, ये तो फटाफट जल्दी से जल्दी रोटियां ही पका लो। आपको तो पता मैं कितना स्ट्रेस हर वक्त करती हूँ इसके ऊपर कि भाई रोटी टाइम पे बननी हो, खाना तैयार हो आपका, रोटी बनाना, फिर उस वक्त एक लास्ट चीज़ होती है कि आटा गूंदा हुआ हो, फ्रिज से निकाला और रोटी डाल दी, जिसने भी डालनी है, चाहे मासी ने डालनी है चाहे आपने डालनी है, लेकिन वो तो आप जल्दी जल्दी बना लें ताकि आपका बजट आपके कंट्रोल में रहे। आप रोज़ाना दोपहर और शाम को रोटियां कहाँ से मंगाएंगे हम? हम नहीं मंगा सकते, हम बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। और अब हम चावल भी, इतना अच्छा चावल जो हम खाने के आदी हैं, वो चावल तो अब हमें मिलता ही नहीं है। 400 रुपये 500 रुपये 500 रुपये हो गया, 500 रुपये किलो हो गया, बताइए। हाँ बिल्कुल। अब आप ये देखें कि वीट इतना इम्पोर्ट हुआ है, इतना इम्पोर्ट हुआ है, जबकि आपका बम्पर क्रॉप था इस दफ़ा, तो अब आपको वीट की प्राइसेस तो कम कर दो, आधी कर दो, चलो 20 रुपये कम कर दो। सरकारी एतबार से मिसेस खान मैं देख रहा हूँ कि वो आवाज़ें तो उठ रही हैं, मतलब पंजाब में मैं देख लूँ, अब सिंध में भी सुना आवाज़ उठ रही है, लेकिन जो हमारे अपने जो सर्कल के लोग जो बनाने वाले रोटी साज हैं, भाई नान जो हैं, नान भाई जो हैं, वो भी तो नहीं इस पर फोकस कर रहे हैं ना कि यार चलो वो कम करे तो हम भी कम कर लें। वो कैसे कम करें जब उनको आटा ही नहीं सस्ता मिलेगा, तो वो क्यों कम करेंगे? वो लॉस पे तो नहीं जाएंगे, उनको भी गैस का देना, सारा कुछ जो उनका उधर का मेंटेनेंस है, सब कुछ करना है, रोटी पकाने वाला जो पसीना इतना बहा रहा है उसको देना है, सारा कुछ करना है, सिस्टम है पूरा। हाँ, तो यहीं पे आपकी बात में बढ़ाऊंगा, या फिर वफ़ा का मुझे कहा जा रहा है, मैं वफ़ा लेता हूँ, वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे, मज़ीद सवाल लेंगे, फिर आपकी कुछ कॉल्स भी लेके, तो वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होते हैं। सिटी एट है। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एचएन, आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है, और मिसेस खान से हमारी गुफ्तगू चल रही है घर के बजट के हवाले से कि क्या कैसे गुजारा, किस तरह मामला को बनाया जाए, और सब्र शुक्र कीजिए और मामला को यूँ ही आगे बढ़ाते रहिए। मायना कि इम्पैक्ट तो आया हुआ है, हर एक पे लोड है,
और ज़ाहिर है फिर लोग मार्केट में जाते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, कुछ ख़रीदना है, कुछ बेचना है, ज़्यादा तो ख़रीदना ही होता है क्योंकि घर जब बनाना है तो घर के लिए हर वो चीज़ की ज़रूरत होती है और फिर उसका जो है इम्पैक्ट जो है कांधों पर जो है वो बड़े सरबरा जो ज़ाहिर है हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, उन पर आ रहा होता है कि अच्छा जी ये फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है तो इसके लिए कहाँ का रुख करें और कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ महंगा मिलेगा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और फिर ट्रांसपोर्ट की भी बात आ रही थी, अच्छा वहाँ से सदर से लाना है, फ़लाँ इलाके में ले जाना क्योंकि सदर में हर चीज़ मिल जाती है, ये सब बातें। तो हमारे साथ जो है जावेद शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजर सदर की हैसियत रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक, मज़े में? जी, बिल्कुल। सर वही हालात हैं जो सबके हालात हैं या कुछ डिफरेंट हालात होने वाले हैं? नहीं सर, मुल्क बड़ी मुश्किल दौराए से गुजर रहा है। हम तो सुनते हुए आ रहे थे बचपन में, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। ठीक, पाकिस्तान एक तो आलमी मालियाती इदारों के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुका है। ठीक है। हर फंस आने- चुका है या फंसा फंस चुका दिया है। गया? सर वो जाहिर बात है, दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर अगर आप देखें तो दानिस्ता तौर पर उन्होंने फंसा दिया है। तो क्या इसमें हमारा अपना किया धरा ज़्यादा है यकीनन अवाम का? हुक्मरान नहीं, अवाम तो देखें, इस मुल्क के अवाम तो सालों से जो है ना अपने आप को इस चक्की में पीसते चले आ रहे हैं, पिसवा रही है, पिसवा रही हो, अपने आप को पेश कर रहे हैं ना। महंगाई का अजाब हो, तेल की कीमतों में हो, पेट्रोल की कीमत, या आप उसमें गैस की कीमतों में देखें, बिजली के नरखों में देखें, जी जी जी। अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखें, गल्ला मंडियों से होलसेल मार्केट से आम दुकानों रिटेलर्स तक आने का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। पाकिस्तान में कोई उसको चेक एंड बैलेंस का मामला नहीं है। हम अपने तमाम चीज़ों को इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम सोचते कुछ हैं और पीछे से आलमी तौर पर जो माशियाती इदारे हैं वो हमें कुछ और डिक्टेशन दे रहे होते हैं। देखें ना, अभी हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, थोड़ा सा रिलीफ मिलना था, लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी भी लेवल पे किसी भी जगह ₹1 का भी फ़र्क नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान हमारी मार्केटों में आते हैं, बहुत काबिल सद एहतराम है, लेकिन वो सिर्फ जुर्माने करने तक महसूस करते हैं चीज़ों को, उससे आगे की बात नहीं करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, लोगों को सहूलियात मुहैया करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जब तक आप सड़कों पे 6 घंटे 8 घंटे नहीं दुकानदारों के साथ खड़े होंगे, ताजिर बरादरी के साथ नहीं खड़े होंगे, तो आम आवाम को उसकी सहूलियात से फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसके इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन वो यकीनन एसी कमरों से निकलकर बाहर आने के लिए बाबू जब तक साहब ऑन द तैयार रोड नहीं आएंगे, अवाम के जो मसाइल, अवामी मसाइल के अंदर रहकर काम नहीं करेंगे तो मसले का हल बिल्कुल इसी तरीके से आपकी बात को बढ़ाऊंगा कि जिस तरीके से अवामी नुमाइंदे हुआ करते थे, जो जिस एरिया से इलेक्शन जीतते थे वहीं रहते थे, लेकिन अब वो शहर के दूसरे एरियाज़ में उनकी रिहाइश होती है और वो सिर्फ इलेक्शन के लिए आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद वो सिर्फ महीने में 1 दिन या 2 दिन अपने इलाके का विज़िट करते हैं, मुंतखब लोगों से मिलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो मसाइल तो वहीं के वहीं हैं। ये अवाम पाकिस्तानी मुहिब वतन अवाम है, इसको लोगों ने जितना दबाया है इन्होंने उतनी कुर्बानी दी है, लेकिन शायद अब कुर्बानियाँ देने का सिलसिला ख़त्म होने वाला है। आवाम जो है कुकर जो है वो आपको लग रहा है कि जी बिल्कुल, कुकर अब सीटी देने वाला है। सीटी देने वाला है। मिसेस खान, आप क्या समझती, कुकर सीटी देने वाला है या कुकर फटने वाला है? फटने वाला है। फटने वाला है, क्योंकि घर में जो मामलात हैं, फिर गली के मामला, घरों में तो सब एक्सप्लोड हो ही गए हैं। देखिए, चीख रही है बीवी अपने शौहर के ऊपर, शौहर अपनी बीवी के ऊपर कि मेरा तो है ही इतना, देखो जो मेरे पे इतना इनकम है तो तुम बजट अपना अकॉर्डिंगली बनाओ। तो वो कहती है मैं कहाँ से बनाऊँ? तुम फिर क्या होता है कि मर्द हजरात क्या होता है, वो भी फिर देख रहा होता है लेफ़्ट राइट कि मैं अब घर का ख़र्चा पूरा कैसे करूं। यानी अब आपको बीवी भी इंसाइट कर रही है और माशरा भी और महंगाई भी कि अब आप 2 नंबरी करें। तो 2 नंबरी इसी तरह शुरू होती है जब आपके 2 एंड्स मीट नहीं कर रहे होते, आपके बच्चे भूखे होते हैं, आपके बच्चे शोर मचा रहे होते हैं कि भाई हमने भी पापा ये लेना है, ये खाना है, ये टॉय लेना है, ये हमारे फ्रेंड्स ने दिया हुआ है, हम फील करते हैं शॉर्ट, हम क्या कहें, वो तो बोलते हैं हमने वहाँ पिज़्ज़ा खाया, वहाँ पे हमने फला ब्रांड का मैंने सूट पहना हुआ है, उसके बाद फला मोबाइल फ़ोन है बाबा, तो वो वहाँ खाया और वहाँ पे मेला सजा हुआ था तो वहाँ फला हो रहा था। तो आप तो हमें अंदर ही रखते हैं ना, आदमी के पास पेट्रोल होगा ना वो गाड़ी में या बाइक में पेट्रोल डाल सकता है। वो 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं बीवी बच्चों को, 2 बच्चों को और बीवी को बाइक पर भी लेकर कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं तो बाइक में इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पेट्रोल ही नहीं अफोर्ड कर सकता। अब वो सोच रहा है कि अरे भाई उधर कुछ इंतकाल हो गया या कुछ हो गया, ये तो घर से कोई, अरे वो यहाँ नॉर्थ कराची में है और मैं यहाँ PCHS वगैरह में इधर जाना है, क्या मरीज कैंट की साइड पर हूँ या इधर हूँ, मुझे जाते जाते और आते आते मेरा पेट्रोल और मेरा टाइम कितना ख़र्च होगा।
पहले हमारे ज़माने में ये चीज़ें कहाँ नहीं सोची थी, जाती हाँ, थी, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल भी नहीं, आउट सोचते ऑफ नहीं थे ऐसी क्वेश्चन, क्योंकि ना उस ज़माने में इतनी पॉपुलेशन थी, ना रोड्स पे इतना रश था, ना एक्सीडेंट्स होते थे, पेट्रोल इतना 2 रुपए लीटर होता था पेट्रोल हमारे ज़माने में। और तनख्वाह ज़्यादा थी, अब तनख्वाह जो है वो कम पड़ जाती है। 2 रुपए लीटर था, ये थोड़ी 1 लीटर आधा लीटर। गाड़ी जाती थी तो गाड़ी में पूरा पेट्रोल, पूरा टैंक पेट्रोल का डलता था। इतना सस्ता था, आपका कुछ रुपयों में पूरा टैंक फुल हो गया, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं मज़े में। हम लोगों ने तो वो वक्त गुजारे हुए, वैसा पाकिस्तान देखा हुआ है हमने तो। हमें वो चाहिए, हमने तो वो पाकिस्तान देखा हुआ है। हमने चूड़ियाँ, कड़े, 2-2 चेन्स वगैरह पहनी हुई हैं, सब कुछ लोडेड विद ज्वेलरी। और हम रात को भी, आधी रात को निकल जाते थे, कोई हमें मुड़ के नहीं देखता था, कोई शू शू हू भी नहीं करता था, कोई मुड़ के नहीं देखता था, कोई आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता था। मर्द भी इतने शरीफ होते थे और औरतें सीधी चली जाती थीं। और औरतें ये जब क्या नाम बड़े बड़े हो रहे होते थे जलसे, सब औरतें मिलके मोहल्ले की जा रही हैं, एंड वी वर एंजॉइंग टाइम। बड़ा अच्छा होता था वक्त, दूसरों के घर दर्स हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, मिलाद हो रहा है। अब तो पता नहीं मिलादों को भी क्या समझ रखा है हम लोगों ने। बस अपना अरे अल्लाह और रसूल का नाम है, अरे उसको भी कह दिया हुआ है कि वो तो अन इस्लामिक है, आप मिलाद मत करवाएं। समझ में नहीं आया। हमें एक कॉलर लेते हैं जी, इसी बात पर आगे बढ़ाएंगे। जी हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अहमद बात कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से। अहमद भाई कैसे हैं? ठीक है सर, आप लोग ये बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, लेकिन बजट के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं तो मुझे बताएंगे थोड़ा कि जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है वो अपना बजट कैसे बनाए? ठीक, वो बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दे, वो अपने मामलात कैसे चलाए, वो किचन कैसे चलाए, मतलब थोड़ा सा इस पर ज़रा रोशनी डालेंगे आप लोग। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिसेस खान, पहले मैं आपसे पूछा, 30,000 तनख्वाह है, घर भी चलाना है, अगर बशर्त है कि घर अपना है। ब्रेक ले, अच्छा मिस आपसे माजर चाहूँगा, वक्फा लेते हैं जी। फिर इनसे सवाल है मिसेस खान से भी और मिसेस सर जावेद साहब से भी हम बात करेंगे कि आया कि 30,000 रुपये तनख्वाह है तो 30,000 वाला कैसे गुजारा करे। वक्फा लेते, वक्फे के दोबारा खिदमत होते हैं सिटी एट 10।